गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन परिवार के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि पी ब्लॉक के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार आता है। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार कहाँ रखा गया है और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं नाइट्रोजन परिवार में, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार वर्ग 15 में रखा गया है। कौन से वर्ग में बाबू? वर्ग 15, यानी स्तंभ 15 में रखा गया है। यह स्तंभ 15 है और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? आता है नाइट्रोजन, आता है फास्फोरस, आता है आर्सेनिक, आता है एंटीमनी, आता है बिस्मिथ, आता है। ये सारे तत्व आते हैं। ये ऐसे स्तंभ है बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये स्तंभ है, ये स्तंभ के तत्व हैं और इसी तरह से रहते हैं। इनका वर्ग है 15 और समूह कौन सा है? 5A। ये 5A समूह के हैं। तो कैसे ये 5A समूह के हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि ये 5A समूह में कैसे हैं या 5 समूह में कैसे हैं। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार का परिचय क्या है, तो इसका परिचय हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही देंगे। नाइट्रोजन परिवार का परिचय हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देंगे। कैसे देंगे कि जैसे कि मैंने कल ही बताया था, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई तत्व या जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो वह जिस उपकोष में, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वह उसी परिवार का सदस्य होता है। तो इसमें जितने भी तत्व लिखे गए ये सारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब ये इनका संयोजी कोष में पी ब्लॉक में प्रवेश, पी उपकोष में प्रवेश करते, इसलिए इसे पी ब्लॉक में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 लेते हैं। तो देखिए बाबू, 7 लेने के बाद यानी इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब देखिए कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर कितना है? 7 है। हमको चाहिए कितना? 7 चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 और 2 4 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हो गया। तो देखिए इस 1 और कहीं नहीं है तो इसको 2 लिख दिया जाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? इसके पावर को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको 5 हो गया। देखिए आ गया ना 5। तो देखिए इसके अंतिम कोष, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह देखिए 5वें समूह में है कि नहीं है? यहाँ पर ले समूह कौन सा होगा? समूह हो गया 5वां, परिवार हो गया पी ब्लॉक। ठीक है ना, समूह हो गया 5वां, परिवार हो गया पी ब्लॉक। अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जो 3 दिख रहा है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है या फिर संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है। ये पी ब्लॉक है, समूह 5वां है। ये सब किससे पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि हमें शुद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो हम किसी भी तत्व का परिवार का नाम बता सकते हैं, किसी भी तत्व के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता सकते हैं, किसी भी तत्व के संयोजी कोष के समूहों की संख्या को बता सकते हैं। ठीक है ना, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। कौन सा कोष उसका पूरा हुआ है, अष्टक का रूल पालन कर रहा है कि नहीं पालन, बहुत सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। यानी अब नाइट्रोजन परिवार का इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे? यानी जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में, देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? इसी से निकाला जाएगा। क्या हो जाएगा? N पे 2 और Np पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा? Np पे 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब देखिए Ns पे 2 और Np पे 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नाइट्रोजन परिवार के लिए हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? Ns पे 2 और Np पे 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो नाइट्रोजन परिवार का सदस्य होगा।
अब नाइट्रोजन परिवार में सबसे पहला तत्व क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन परिवार में सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हम किस प्रकार से परिचय देंगे? नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है या क्या है, कैसे? तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का परिचय देंगे। नाइट्रोजन परिवार का परिचय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों ने जान लिया और चीज़ें अभी हम बता रहे हैं। अब एक एक तत्व के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन, इसका उपस्थिति सबसे पहले, उपस्थिति पहचान तो आप जान गए। उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है? तो नाइट्रोजन की उपस्थिति हमारे वातावरण में है। आयतानुसार भी है, भारानुसार है, 76% है। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, लिखिए देखिए वायुमंडल में कितना है बाबू? 76% है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन 76% उपलब्ध है, क्योंकि संपूर्ण वायुमंडल में हमारा सबसे ज़्यादा भाग में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 76 से 78% है, ठीक है ना। 76 से 78% है। शेष जो बचता है 24% वो हमारा क्या होता है? अन्य गैसें होती हैं। 21% तो हमारे इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और जो बचता है 3% उसमें अन्य गैसें होती हैं। ये हमारा क्या है? 21% ऑक्सीजन का है। और ये क्या है? अन्य गैसों के लिए, जिसमें कार्बन वो आ सकता है। इसमें क्या है? ये नाइट्रोजन है। तो देखिए 76 से 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन खनिजों के रूप में भी पाया जाता है। क्या नाम है? खनिज अवस्था में, संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में तो वह 76 से 78% है वातावरण में। लेकिन देखते हैं ना, जब वर्षा ऋतु में पहली बारिश होती है या फिर कभी भी वर्षा पहली बारिश होती है तो एसिड रेन के रूप में निकलता है, HNO3 उसमें कन्वर्ट हो जाता है। या फिर क्या था, खनिजों में जैसे भूमि के अंदर जो क्या नाम है, दलहनी फसलें होती हैं, वो क्या करती हैं? नाइट्रोजनीकरण करती हैं। क्या करती हैं? उनकी जड़ें नाइट्रोजन, भूमि से नाइट्रोजन को अवशोषण कर उससे क्या करती हैं? अपना भोजन का निर्माण करती है, जिससे उनका क्या होता है? जिनसे उनके दलहन और तिलहन की फसलें तैयार होती हैं। दिखते हैं ना नीचे मटर वगैरह के, मटर चना दाल वगैरह के जड़ों में उसमें गांठें पड़ी रहती है, वो नाइट्रोजनीकरण के कारण ही होती हैं। तो वो उसमें देखिए भूमि के अंदर भी नाइट्रोजन है। हम यूरिया खाद क्या करते हैं? खेतों में डालते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए डालते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर बता ही दिया है। तो एक बार और हम थोड़े से चर्चा कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यानी नाइट्रोजन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए एक बार और लिख दें, NS पे 2 और NP पर 3 इलेक्ट्रॉन है। NS पे 2 और NP पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आता है इसकी परमाणु त्रिज्या। नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? परमाणु त्रिज्या। तो नाइट्रोजन की नाइट्रोजन हमारा क्या है? गैस है और धातु है। तो धातु की अपेक्षा अधातु की परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है। तो नाइट्रोजन गैस है, तो उसी तरह उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी समूह में जैसे ही नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये समूह है, जब समूह में हम नीचे जाते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। यानी इसका सबसे कम है, इसका उससे, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएँ क्या हो जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। लिख सकते हैं हम यहाँ पर समूह 15 में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो अब आता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी इसको कहते हैं बाबू। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? बताइए आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा को किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे? आयनन ऊर्जा मैंने कल बताया था ना आपको, आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए जब समूह में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी आयनन ऊर्जा में कमी हो जाती है। यहाँ
इसमें नीचे जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और ऊपर जाने पर इसकी क्या है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने कल ही बताया था, जब समूह में नीचे से, यानी जब समूह में या वर्ग में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ये मैंने कल ही बताया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसकी भौतिक अवस्था, या इसकी क्या है, इसकी भौतिक अवस्था, इसके विषय में हम चर्चा। तो देखिए बाबू, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जो परिवार है, हैलोजन आपको पता ही है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें जो हैलोजन वर्ग 17 के सभी तत्व हैलोजन या हैलाइड कहलाते हैं। तो देखिए हैलोजन, जब भी ये नाइट्रोजन परिवार जो है, ये नाइट्रोजन परिवार किसी भी हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। जैसे फास्फोरस पेंटा हैलाइड, आपने नाम सुना होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड या नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना, बिस्मिथ पेंटाक्लोराइड, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, या टेट्राक्लोराइड, बहुत सारे तत्व हैं जो, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार है, ये सारे नाइट्रोजन परिवार, और ये देखिए ये क्या है, हमारा हैलोजन है। तो जब नाइट्रोजन परिवार का कोई तत्व हैलोजन के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, हैलाइड बना रहा है। क्या बना रहा है बाबू, हैलाइड बना रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी कोई भी तत्व हैलोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन क्या बनाते हैं नाइट्रोजन यौगिक क्रिया करके, अमोनिया। नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहला यौगिक का नाम है अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है ना, अमोनिया। अब इसमें पहला हेडिंग आता है, देखिए पहला हेडिंग क्या है, पहला हेडिंग है उपस्थिति। अमोनिया कहाँ पाया जाता है, तो अमोनिया वायु एवं मिट्टी में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है या अल्प मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में होता है। तो अब देखिए वायु और मिट्टी में अमोनिया कैसे अल्प मात्रा में होता है, तो हम यूरिया का जानते हैं ना, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूरिया का सूत्र क्या होता है, बताइए आप, यूरिया का सूत्र क्या होता है, लिखते, जैसे जब यूरिया का जल अपघटन करते हैं, यूरिया का जल अपघटन से हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो यूरिया का जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, और जब इसके साथ जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यूरिया हो गया। यूरिया का हमें क्या कराना है, जल अपघटन कराना। तो यूरिया का जब जल अपघटन हो जाता है तो बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए NH4 का होल ट्वाइस और बन जाता है CO, NH4 का होल ट्वाइस और बन जाता है, क्या बन जाता है, CO बन जाता है। यानी जब ये हो जाता है, अब इसी का देखिए अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4CO को क्या करेंगे, NH4 का होल ट्वाइस और CO का जब फिर क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है किसमें, अमोनिया में, NH4CO का जब होल ट्वाइस का, यानी इसका हम क्रिया करते हैं, जब इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा अमोनिया, और साथ में कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, बन जाएगा जल, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जल और साथ में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये बन जाएगा। तो देखिए यानी जब यूरिया का जल अपघटन से हमको क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और क्या मिल गया, जल मिल गया। तो ये जब देखिए यूरिया पानी से, जब हम देखते हैं ना खेतों में जब पानी चला देते हैं तो यूरिया का छिड़काव करते हैं। आखिर क्यों करते, पानी चलाने के बाद ही यूरिया का छिड़काव क्यों किया जाता है, यही प्रोसेस होती है। प्रोसेस इसी के लिए किया जाता है कि जब पानी में यूरिया मिल जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है, और वही अमोनियम कार्बोनेट टूट कर क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है, और जल बना लेता है कार्बन, जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जो पौधों की वृद्धि कारक होता है, पौधों को हरियाली लाता है, यही रीजन होता है। और ये तो हमारे मिट्टी में पाया जाता है, तो इसी ये हो गया, और वायु में पाया जाता है। तो जब वायु में पाया जाता है, जल के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, फिर से वो क्या नाम है, फसलों के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। अब आता है इसका बनाने की विधि। तो बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि में दो विधि होती है, एक तो होता है प्रयोगशाला विधि,
प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होती है? देखिए, नौसादर और बूझा हुआ चूना, बूझे हुए चूने के साथ, जब नौसादर को बूझे हुए चूने के साथ प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड होता है। नौसादर को बूझे हुए चूने के साथ जब क्रिया कराया जाता है, बूझा हुए चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस के साथ जब क्रिया कराया जाता है, यानी ये देखिए, अब नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बूझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता हमारा क्या है? हमारा बन जाएगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया हम बना रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? अमोनिया होना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाता है अमोनिया, बन जाएगा आपका, देखिए अमोनिया, और साथ में क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और देखिए अमोनिया बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर कितना था? 4 दूना 8 था, और यहाँ पर देखिए क्या बन जा रहा है? साथ में बन जा रहा हमारा जल। अब जल की मात्रा कितनी है देख लेते हैं, 2 मात्रा है। तो देखिए हमारा अमोनिया बन गया। यानी प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? जब नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है अमोनिया। ये अमोनिया हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब प्रयोगशाला विधि हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।